नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री ने किया भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 50 से अधिक देशों के 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। कहा, विश्व में बढ़ रही है भारत की भूमिका। भारत की प्रगति की गति तोड़ रही है सारे रिकॉर्ड। फिर शुरू होगी 1978 संभल दंगे की जांच। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया जांच करने का फैसला। 1 हफ्ते में सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में आज महाकुंभ की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण। अखाड़ों के पदाधिकारियों से भी होगी मुलाकात। और तिरुपति मंदिर में भगदड़ में 6 लोगों की मौत, कई घायल। मुख्यमंत्री के निर्देश पर रात में ही पहुंचे कई मंत्री। पीएम ने भी जताया दुख। आज घायलों से मिलेंगे चंद्रबाबू नायडू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो भारतीय प्रवासियों से जुड़ने और प्रवासियों और देशवासियों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ओडिशा राज्य सरकार के साथ साझेदारी में भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय है एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जिस देश में भी जाते हैं वहां बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं। पीएम ने कहा कि प्रवासी भारतीयों के दिल में भारत धड़कता रहता है। हमें डायवर्सिटी सिखानी नहीं पड़ती, हमारा जीवन ही डायवर्सिटी से चलता है। इसलिए भारतीय जहां भी जाते हैं वहां की सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं। हम जहां जाते हैं वहां के रूल्स, वहां के ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। हम पूरी ईमानदारी से उस देश की, उस सोसाइटी की सेवा करते हैं। वहां की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इन सब के साथ ही हमारे दिल में भारत भी धड़कता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब प्रवासी भारतीय इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भारत निर्मित प्लेन से यहां आए। भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है। और वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। साथियों, भारत के ये जो अचीवमेंट्स हैं, ये जो प्रोस्पेक्ट्स आज भारत में दिख रहे हैं, इसके कारण भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ रही है।
भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। आज का भारत अपना पॉइंट तो स्ट्रांगली रखता ही है, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी पूरी ताकत से उठाता है। जब भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रपोजल रखा, तो सभी मेंबर्स ने इसका समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो प्रवासी भारतीयों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है। ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और 3 सप्ताह की अवधि के लिए भारत में पर्यटन और धार्मिक महत्व के कई स्थलों की यात्रा करेगी। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का संचालन प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत किया गया है। कई सदियों से ओमान में बसे भारतीयों की ऐतिहासिक यात्रा को एक प्रदर्शनी के जरिए विशेष तौर पर प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी में प्रवासी भारतीयों की यात्रा, उनकी उपलब्धि को देखा। गिरमिटिया भारतीय की ऐतिहासिक यात्रा को सहेजने के लिए प्रधानमंत्री ने विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में गिरमिटिया के बारे में अध्ययन हो, भारत में उनकी मूल निवास स्थान का पता लगाया जाए और सभी तथ्यों को डिजिटाइज किया जाए। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ये प्रवासी भारतीयों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है, जो 3 सप्ताह की अवधि के लिए पर्यटन और धार्मिक महत्व के कई स्थानों की यात्रा करेगी। इस ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग इस यात्रा के लिए बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। Guys, it's a special train organized by the Indian Railways, okay, with a very good benefits and taking us to important places, mostly related to the religious place. The government of India made a great initiative, and whoever is getting it, they are fortunate to get it. I would say that. And it will cover like pretty much whole India from top to bottom, and it's like the circular kind of thing, which I think, being as an Indian, I didn't like travel that much. So this is after getting a foreign nationality, visiting India is like a great opportunity. Very blessed, and this is kind of I think blessing from there that we are getting this opportunity to enjoy this trip. Looking forward to build upon the great memories, to see the incredible India. We are right here, very excited to travel about Pravasi Teerth Divas Yojana. Traveling by train has always been my passion, because trains are the pulse of Bharat. Living in America, you always fly, but you don't connect with people. When you travel with trains, then you have a connectivity, and that's what India is known for, and so is the Bharat. और फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता भुवनेश्वर से अमृतपाल सिंह। अमृत, सबसे पहले तो दुनिया भर में फैले प्रवासी भारतीयों की इतनी बड़ी संख्या है, और इस संख्या को समेटे प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है। 2003 से इसकी शुरुआत हुई। 3 से 2024 तक के सफर में 2024 का प्रवासी भारतीय दिवस किन मायनों में अलग दिखाई देता है आज? देखिए, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस, जैसे आपने कहा, 2003 में शुरू हुआ, और आइडिया एसेंशियली ये था कि जो करीब 3.5 करोड़ के आसपास इंडियन डायस्पोरा है 200 से अधिक देशों में, उनके साथ एक कनेक्ट किया जाए, और उनको, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन में आना चाहते हैं, उनकी एक अपनी मदरलैंड की तरफ एक फीलिंग थी, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए 20 साल की ये यात्रा ऐसे निकली कि अब इस पड़ाव पर आके ये प्रवासी भारतीय मूवमेंट खड़ा है कि जहां भारत रियलाइज करता है कि भारत के जो मूल के जो लोग हैं, उन्होंने बाहर जाके काफी अच्छा अपने अपने फील्ड्स में प्रदर्शन किया है, उनकी काफी अचीवमेंट्स हैं। उसको कैसे कैपिटलाइज किया जाए भारत की ग्रोथ स्टोरी में, भारत की डेवलपमेंटल जर्नी में।
फिर ये आइडिया डेवलप हुआ कि उनका निवेश, उनकी स्किल सेट्स, उनके पोटेंशियल को कैसे यूटिलाइज किया जाए और उनको वापस क्या दिया जाए। तो प्रवासी भारतीय दिवस एसेंशियली इसी थॉट के अंडर है। इस बार का थीम जो है डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, के विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान, उसको कैसे कैपिटलाइज किया जाए। जैसे प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन स्पीच में कहा कि देखिए भारत काफी बदल रहा है, भारत की जो पोटेंशियल है आप उसका हिस्सा बने, आप मेड इन इंडिया, वो दिन दूर नहीं जब आप मेड इन इंडिया पहनकर आएंगे और यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस में शिरकत करेंगे। उन्होंने कई एग्जांपल्स दी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स की कि भारत जहाज बना रहा है, भारत का जो ग्रोथ पोटेंशियल है। एक ये उनमें उन्होंने उनको आमंत्रित किया कि आप इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बने, इसमें भागीदारी करें और इसका फायदा भी उठाएं, क्योंकि अगर आप ग्रो करेंगे तो अगर देश ग्रो करेगा आप भी ग्रो करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये आह्वान किया उनको कि देखें जी, जैसे भारत की फुटप्रिंट बढ़ रहा है ग्लोबल एरिना में, आपने G20 किया, अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा, तो आप ब्रांड एम्बेसडर्स हैं भारत के बाहर, तो आप इस जो राइजिंग स्टैचर है भारत का, उसमें आप उस हिस्सेदारी डालें और उसको और बढ़ावा दें एट अ ह्यूमन लेवल, एट अ पीपल टू पीपल लेवल। तो एसेंशियली प्रवासी भारतीय मूवमेंट आज इस पड़ाव पर आके खड़ी है। जी रितु। जी अमृत, जिस तरह से आपने कहा कि ग्लोबल फुटप्रिंट में भारत आज अपनी एक पहचान छोड़ रहा है और इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने उस बात को कहा कि किस तरह से प्रवासी भारतीयों की भागीदारी आज की तारीख में भारत के विकास और विकसित भारत के लिए और बढ़ जाती है। अगर हम आपसे पूछे कि जिस तरह से भारत में आए तमाम प्रवासियों के स्वागत के लिए, चाहे वो आज एक्सप्रेस प्रवासी ट्रेन हो या फिर अन्य तमाम सुविधाएं हो जिसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार बात करते रहे हैं, अब प्रवासी भारतीय भारत को क्या वापस कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं अपनी तरफ से? भागीदारी डालना ग्रोथ जर्नी में, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप तभी चलता है जब वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है, दोनों तरफ को फायदा होता है। भारत अगर ग्रो करता है, भारत अगर जिस स्पेस पे ग्रो कर रहा है, जिस स्केल पे ग्रो कर रहा है, उसमें कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो वो खुद ग्रो करेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करे, चाहे अपने धन इन्वेस्ट करे। ओडिशा जो डेस्टिनेशन चूज किया गया है, बहुत 75% मिनरल्स हैं यहाँ पर, तो इस आईटी में इनके बड़े प्लान्स हैं। तो अगर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भारत अगर ग्रो करेगा तो जो लोग इन्वेस्ट करेंगे वो ग्रो करेंगे। अब विदेशी कंपनियां आ रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, तो इससे अच्छा ये है कि जो अपना डायस्पोरा है, जो अपने प्रवासी हैं, जो अपने अपने फील्ड्स में जिनको महारत हासिल है, आर्ट्स में हो, कल्चर में हो, मेडिसिन में हो, एआई में हो, ईवी में हो, जिन जिन फील्ड्स में वो अगर यहाँ आते हैं और मेक इन इंडिया करते हैं, यहाँ पर आप अपने स्किल सेट लाते हैं, तो सिर्फ भारत को ही फायदा नहीं है, उनको भी फायदा है। तो प्रधानमंत्री का मैसेज, सेंट्रल मैसेज आज यही था कि देखिए जी, आपका इमोशनल कनेक्ट तो है इस मुल्क के साथ, अब आप इसको आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाएं, जहां आप एक ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बने, सिर्फ उसमें आके सिर्फ एज एन इन्वेस्टर ही नहीं, क्योंकि ये आपका मुल्क है। हम यहाँ आपको ये ट्रेन फॉर एग्जांपल, अगर टूरिस्ट आते हैं और प्रवासियों वो आना चाहते हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे जाना चाहते हैं, पर उससे भारत का टूरिज्म बढ़ रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री ने यूथ को आज कहा कि आप ऐसा करें कि आप अपने 5 दोस्त लेके आए हिंदुस्तान और उनको घुमाएं, इंस्पायर करें कि वो यहाँ आए। या उन्होंने कहा कि देखें, आप ऐसा करें, आप स्टडी इन इंडिया करें, हमने प्रोग्राम बनाया है स्टडी इन इंडिया, उसमें आप आके यहाँ वर्ल्ड क्लास हम आपको एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं और उसमें आप आके स्टूडेंट्स एनरोल करें, यहाँ पेड़ लगाएं, एक माँ के नाम एक पेड़। उन्होंने कहा कि ऐसी ड्राइव्स हम भारत में कर रहे हैं, इसमें आपकी हिस्सेदारी क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा योगदान देगी। तो एसेंशियली उनको पार्टनर बनाना, स्टेक होल्डर बनाना इस मुल्क में, इस मुल्क की तरक्की में।
जी अमृत, प्रवासी भारतीयों का क्या कहना है? भारत में किस तरह के बदलाव वो बड़े देख रहे हैं? अगर आपने उन लोगों से बात की हो तो उन लोगों का क्या एक तरह से क्या आकलन है बदलते भारत के तौर पर? पिछले अगर 20 साल में कुछ बड़े बदलाव भारत में दिखाई देते हैं? उनकी दो चीजें हैं उनके कहने। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पे हूँ, मैंने बहुत प्रवासी भारतीयों से इंटरेक्ट किया यहाँ पर जो डेलीगेट्स आए हैं। उनका 2 चीजें हैं उनका कहना। उनका एक, वो कहते हैं कि जिस किस्म का राइजिंग स्टेचर है और जिस किस्म का फोकस है गवर्नमेंट का डायस्पोरा पे, उससे हमें जो सम्मान उन मुल्कों में मिलता है वो कंप्लीटली बदल गया है। वो कहते हैं कि इंडियन पासपोर्ट को जिस तरह से परसीव किया जाता था या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को परसीव किया जाता था बाहर, वो कंप्लीटली चेंज हुआ है। और उसके लिए वो श्रेय देते हैं, एक भारत का राइजिंग स्टैचर, दूसरा गवर्नमेंट का फोकस डायस्पोरा पे, और तीसरा इंडिया का ग्रोइंग स्टैचर। इंडिया की जनरली रिस्पेक्ट दुनिया में बढ़ी है जैसे उसने ग्लोबल स्टेज पर लीडरशिप रोल इख्तियार किया है। दूसरा वो ये कहते हैं कि जब हम यहाँ आते हैं, ये बहुत बदला मुल्क है। जिस पेस पे चीजें बदली हैं, एजुकेशन में हो, मेडिसिन में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, फैसिलिटीज में हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हो, एक जनरल जो कॉस्मोपॉलिटन एंगेजमेंट है उसमें हो, तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पर, मुझे एक प्रवासी मिले, कहते जी मैं वहाँ पर हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, मैं यहाँ पे इसमें आई हूँ शिरकत करने, पर मैं यहाँ पर अपने दांत ठीक कराने गई। बोली कि आई वॉज अमेज्ड दैट वैसी फैसिलिटीज जो डेवलप्ड कंट्रीज में थी वैसी मुझे मिल रही हैं। और वो कह रही हैं कि वो किसी सरकारी हॉस्पिटल गई थी यहाँ भुवनेश्वर के, तो वो कह रही हैं कि ये कंप्लीटली अनथिंकेबल था। वो यहाँ पैदा हुई, फिर यहाँ से अपने स्टूडेंट डेज में माइग्रेट कर गई, अब करीब 50 साल की हैं तो 35 साल या मतलब 30 साल से वहाँ रह रही हैं। तो वो कह रही हैं कि ये ऐसा भारत कंप्लीटली बदल गया है। तो वो ये मानते हैं कि जिस पेस पे भारत बदल रहा है और जिस तरह की कमिटमेंट सरकार की दिख रही है इसको चेंज करने में, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों की वो कह रहे हैं कि बहुत पेस पे भारत बदल रहा है। जी। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री का जो आह्वान आज प्रवासी भारतीय दिवस से प्रवासी भारतीयों के लिए रहा कि भारत बदल रहा है, विश्व में भारत ने अपनी एक नई पहचान कायम की है। अब विकसित भारत की इस यात्रा में प्रवासी भारतीयों की बड़ी भूमिका है, जिसे आगे बढ़ के प्रवासी भारतीयों को अब पूरा करने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत पूरी जानकारी के लिए भुवनेश्वर से प्रवासी भारतीय दिवस पर। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल का निराला MDH मसाला। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 1978 में हुए संभल के दंगों की फिर से जांच करने का फैसला किया है। इस संबंध में यूपी सरकार के उप सचिव गृह ने फिर से जांच करने के आदेश दे दिए हैं। गृह विभाग से आए पत्र के अनुसार संभल प्रशासन और पुलिस मिलकर 47 साल पहले हुए दंगों की दोबारा जांच करेगी और 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपेगी। पुलिस अधीक्षक ने अपर पुलिस अधीक्षक श्रीचंद को जांच अधिकारी बनाया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि जांच में काफी भेदभाव किया गया था। अब सरकार ने दंगों की फाइल को फिर से खोलने के आदेश दे दिए हैं। संभल में 29 मार्च 1978 को दंगे भड़क गए थे। 2 महीने तक शहर में कर्फ्यू लगा रहा। दंगों में 184 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही 169 मुकदमे दर्ज हुए थे। इतना ही नहीं, मुरादाबाद के कमिश्नर ने संभल के डीएम से मामले से जुड़े सभी दस्तावेज अपने पास मंगवाए हैं। कमिश्नर का कहना है कि इस बारे में किस लेवल पर क्या चूक हुई, इसकी जांच की जाएगी। कोर्ट के वारंट का स्टेटस क्या है, सबूतों को इकट्ठा करने के लिए किस लेवल पर कोताही बरती गई है, इस बात को जानने के लिए दंगे से जुड़ी फाइलें मांगी गई हैं। फाइलों को देखने के बाद ही आगे का कदम उठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के संभल में साल 1978 में हुए दंगों की फिर से जांच के यूपी सरकार के फैसले का भाजपा ने स्वागत किया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि पीड़ितों के परिजनों को अब भी न्याय का इंतजार है। उन्होंने कहा कि निरपराध मासूम लोगों का नरसंहार हुआ और मजहबी तुष्टीकरण में मस्त तत्कालीन सरकारों ने अन्याय किया। संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं। और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया था। और इस पूरी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास सिंह। विकास, सबसे पहले तो करीब करीब कह सकते हैं 46 साल पुराने दंगे की जांच के आदेश के पीछे के क्या बड़े कारण हैं? देखिए ऋतु, मैं इस खबर के साथ कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा जो अभी संभल से हमें मिल रही हैं। पुलिस अधीक्षक ने इस बात को बताया है कि किसी नई जांच नहीं की जाएगी, क्योंकि विधान परिषद में एक मामला उठा था, एमएलसी के द्वारा एक प्रश्न उठाया गया था। उसके संदर्भ में इस मामले की जो जांच रिपोर्ट थी, जो आख्या थी, वो मांगी गई है गृह विभाग की तरफ से, संभल प्रशासन से मांगी गई है। उस पर जो दंगा हुआ था उस दौरान जो कुछ कार्रवाई की गई थी उसकी आख्या तलब की गई थी। उस संदर्भ में गृह विभाग ने संभल को प्रशासन को खत लिखा है और उसके मद्देनजर एडिशनल एसपी को इन आख्याओं को 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने को कहा गया है। कोई नई जांच नहीं की जाएगी, वही सारी आख्या, क्या कुछ चीजें लगाई गई थी, किस तरीके से कार्रवाई हुई थी, क्या कुछ प्रोसीडिंग हुई थी, ये सारी आख्या प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन ऋतु, निश्चित रूप से वो सब चीजें खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि अभी तक लोगों को ये नहीं पता है कि 186 लोग जो कहे जाते हैं जिनकी वहां पर मौत हुई थी 1978 में, उसके पीछे कारण थे कि क्या कुछ कार्रवाई की गई, कौन सारे लोग आरोपी थे, आरोपी आखिर क्यों बच गए, किस तरीके से मामले की पैरवी नहीं की जा सकी और मामले में दोषियों को सजा क्यों नहीं दी जा सकी। इस मामले में पीड़ित परिजन आज भी न्याय के इंतजार में है। इन लोगों की जरूर मांग है कि इसलिए नए सिरे से जांच कराई जाए। ये इस आख्या के आ जाने के बाद ये जो प्रस्तुत की जाएगी आख्या गृह विभाग को, शासन को सौंपी जाएगी, उसके बाद पटल पे रखी जाएगी। निश्चित रूप से वो सारी आख्याएं सार्वजनिक हो जाएंगी और लोगों को पता चल सकेगा कि संभल में 1978 की हकीकत क्या थी, क्या कुछ कानून में कार्रवाई की गई थी। ये सारी बातें इस आख्या में पता चल जाएगी। उस समय, उस वक्त क्या कुछ किया गया था प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा क्या कुछ किया गया था, किस तरीके से मामले की पैरवी की गई थी, दोषियों को आखिर सजा नहीं जो मिल पाई। ये जो इतिहास के पन्नों में छुपते रह गया, एक बड़ा कांड, बड़ा नरसंहार, इसके पीछे क्या कुछ कारण थे, उन आख्या रिपोर्ट आ जाने के बाद से लोगों को कुछ जानकारी हो सकेगी। संभवतः इसके बाद मांग नए सिरे से और उठेगी, उस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, तरह तरह के सवाल उठ सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि ये पूरी जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद, ये आख्या आ जाने के बाद यह कुछ पता चल सकेगा कि क्या कुछ हुआ था उस दौरान, इन दंगों के क्या कुछ कारण थे और दंगों के कारण में जो आख्या प्रस्तुत की गई थी शासन की तरफ से,
प्रशासन की तरफ से जो कुछ कानूनी कार्रवाई की गई थी, उन सभी बिंदुओं पर जो सवाल उठाए गए थे विधान परिषद में, उन सब की आख्या प्रस्तुत की जाएगी। 1 सप्ताह के अंदर ये आख्या शासन को सौंपी जाएगी। तो निश्चित रूप से बिल्कुल इतिहास के पन्ने पर जो पर्दा छा गया था, वो पन्ने जरूर खुलेंगे एक बार फिर से। उस रिपोर्ट पढ़ने के बाद कई चीजें पता चलेंगी। ठीक विकास, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि ये कोई नई जांच नहीं की जा रही है। जो जांच 1978 में हुई थी, 186 लोग अगर मारे गए थे और 169 अगर मुकदमे दर्ज हुए थे, तो इन तमाम मामलों पर उस समय क्या स्टेटस को था, क्या जांच हुई थी, क्या प्रशासन ने, किस निष्कर्ष पे प्रशासन पहुंचा था, एक तरह से उस रिपोर्ट को एक बार फिर सार्वजनिक करने की बात हो रही है। ऐसे में आखिर क्या वजह है विकास की समाजवादी पार्टी इस मांग भर से ही एक तरह से हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर भी, और एक तरह से प्रशासन पे भी कई सवाल उठा रही है, यूपी सरकार पर सवाल उठा रही है, और उसका कहना है कि कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पे उन्होंने रोजगार का मुद्दा गिनाया है कि कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पे जनता आज सरकार से, प्रशासन से कई जवाब चाहती है, लेकिन क्यों 1978 की फाइलों को एक बार फिर खोला जा रहा है? बिल्कुल, उन फाइलों को अगर फिर से एक बार देखा जाएगा तो लोगों को हकीकत पता चलेगी क्या कुछ हुआ है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी बिल्कुल सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति करती है। वो संभल में मारे गए लोगों को 5-5 लाख रुपए वितरित करने जाती है। वो सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति करती है। हमने देखा इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से संभल में जो कुछ हुआ, जो कुछ संभल में देखने को मिल रहा है, संभल के तार तो संभल की पहचान अगर बितु बात की जाए तो आध्यात्मिक रूप से बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्राचीन है। वहां पर तमाम सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन किस तरीके से वहां की डेमोग्राफी चेंज हो गई, इलाके वहां पर खाली हो गए, हिंदू वहां से पलायन कर गए, समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी कोई आवाज नहीं उठती है। इसी तरह समाजवादी पार्टी का एक चीज स्पष्ट रहती है कि जहां उसका एक खास वोट बैंक है, जहां मुस्लिम की बात है, वहां उसको कोई सवाल नहीं उठाने हैं, और जहां और बाकी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए तमाम सारे अन्य प्रकरण लगातार उठाए रखती है। वो चाहती है कि वहां पर जांच न हो पाए, क्योंकि हमने देखा इस पूरे प्रकरण में वहां के सांसद हो, वहां विधायक के बेटे हो, उन सबको भी नामजद किया गया है। 24 नवंबर के जो वहां पर दंगे हुए थे, इसके बाद वहां पर बिजली चोरी की पकड़ी गई थी। सांसद के घर से स्वयं 1,91,91,00,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है उन पर, और उस पूरे इलाके में सैकड़ों कनेक्शन फर्जी पाए जाते हैं। जब बिजली विभाग की टीम पहुंचती है, देखती है संभल सांसद का मकान बिना नक्शे के वहां बना दिया जाता है, उसमें भी नोटिस दी जाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों में पर्दे पड़े रहते थे, संभल में लोगों के साथ अन्याय होते रहते थे, नरसंहार बिल्कुल विकास, 1978 में भीषण दंगे हुए संभल में, जिसको लेकर एमएलसी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि एमएलसी श्रीशंकर शर्मा द्वारा एक पत्र दिया गया था। उस पत्र के माध्यम से रूल नंबर 115 द्वारा शासन ने पुलिस से एक आख्या मांगी है, जिसमें सिर्फ एक सूचना शासन को देनी है, दोबारा जांच वाली बात ऐसा कुछ नहीं है। ये एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था, रूल नंबर 115 जो है, उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। विकास, आप हमारे साथ बने हुए, जिस बात को आप कह रहे थे, आपने जिस बात से शुरू किया, वही एसपी संभल भी कह रहे हैं कि एक तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जांच दोबारा हो रही है, सिर्फ आख्या मांगी गई है, उस आख्या में ये जानने के लिए। तो वो कौन लोग हैं, किस बात का डर है कि जो इस तथ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि एक आख्या जो मांगी गई है विधान परिषद के सदस्य द्वारा एक नियम के तहत मांगी गई है, लेकिन उसको इस तरह से जनता के बीच में पेश किया जा रहा है कि 1978 के दंगों की एक बार फिर जांच की जा रही है। ये कौन से तत्व हैं जो डर रहे हैं तथ्यों के या आख्या के बाहर आने से? बिल्कुल संभल का सच सामने ना आ पाए, इसके लिए तमाम सारे लोग लगे रहते हैं। वहां की डेमोग्राफी चेंज कर दी जाती है, वहां पर इलाकों से हिंदू पलायन कर जाता है, वहां पर
कई सारे मंदिरों में ताले लग जाते हैं कि लोग ना जा पाए वहां पर मंदिरों में। वो लोग डर के मारे वहां से परिवार छोड़कर चले जाते हैं, उनके परिवारजनों को उनके अंग काटे जाते हैं, उनको जलाया जाता है। आखिर ये सच लोगों के सामने ना आ पाए, उसके बाद क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हुई, किस तरीके से वहां अन्य लोगों का साम्राज्य वहां पर स्थापित हुआ, जिन सब चीजों पर जो पर्दे पड़े हुए हैं वो लोगों को सामने ना आए, इसके लिए खास तौर से कुछ लोग चाहते हैं कि कभी भी इस मामले से जुड़े कोई तथ्य है वो सामने आए। लेकिन निश्चित रूप से जो आख्या रिपोर्ट मांगी गई है, ये सामने आ जाने के बाद वो सारी बातें पता चल सकेंगी कि उस समय की तत्कालीन सरकार ने क्या कुछ किया था। बिल्कुल विकास, संभल की शाही मस्जिद के सर्वे के साथ ही जिस तरह से संभल की वास्तविक पहचान के तथ्यों के बाहर आने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसी सिलसिले का एक कोण एक तरह से कह सकते हैं 1978 के दंगे भी हैं, जिसकी आख्या विधान परिषद सदस्य द्वारा मांगी गई है। और उसके सामने आने से कई ऐसे तथ्य सामने आएंगे, लोगों को जानकारियां मिलेंगी कि किस तरह से 1978 में निशंस दंगे हुए थे, जिसमें कई लोगों की एक तरह से हत्या की गई थी। तो इसको लेकर कुछ तत्व घबराए भी हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग संभल के उस सच को जानना भी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए। उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। उनका कहना है कि इंडी गठबंधन की बाकी सभी पार्टियां दिल्ली में बिना वजूद की हैं, उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि केजरीवाल को साफ दिख रहा है कि वह हार रहे हैं और भाजपा ही निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार बना रही है। दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं, तो वो ऐसी पार्टियों का जो है समर्थन ले रहे हैं जिनका कोई स्थान नहीं है दिल्ली में। और ये सारी पार्टियां इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं। तो दिल्ली में मैं समझता हूँ कि अभी ये तय हो चुका है कि भाजपा की सरकार बन रही है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल इतना घबराए हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दिल्ली चुनाव पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली के जन जन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और देश में हो रहे विकास कार्यों को लेकर पहुंचाएंगे। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे सभी विभागों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं और आने वाले 4 घंटे के अंदर दिल्ली की जनता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं और जो दिल्ली की जनता ने निर्णय कर लिया है कि आपदा को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है, इस मुद्दे को आगे ले जाते हुए दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जेपी नड्डा जी के अध्यक्षता में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के हिसाब से दिल्ली के जन जन के समक्ष जाएगी और हमारा पॉजिटिव एजेंडा सामने रखेगी। और इस खबर पर धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, दिल्ली के चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद रणनीतियों को एक नई तरीके से एक तरह से बनाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक में भी उन रणनीतियों पर चर्चा हुई। किस तरह से आने वाली बैठकों के दौर में भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी रणनीति में कोई बड़े बदलाव कर रही है? क्योंकि हर दिन एक नया पोस्टर तो जरूर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी हो रहा है आम आदमी पार्टी के पूरे शासन को लेकर, लेकिन आम आदमी पार्टी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पे बड़े हमले कर रही है। बिल्कुल सही कहा। और अब से थोड़ी देर पहले एक जो चुनाव प्रबंधन कमेटी की जो बैठक दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में हुई थी और अब से कुछ ही समय पहले एक दूसरी बैठक भी अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में अभी दिल्ली बीजेपी में चल रही है, जिसमें चुनाव प्रबंधन समिति के सारे सदस्य और जो दिल्ली के जो 7 सांसद हैं वो मौजूद हैं, बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं और सभी मिलकर जो चुनाव प्रबंधन समिति के जो लोग हैं यहाँ पे 2 फैसले लेने हैं। जो पहला फैसला ये है कि कल भी सीईसी की बैठक तय होनी है और उस बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है कि जो दिल्ली की जो 41 विधानसभा सीटें हैं, 41 विधानसभा सीटों पर
किस किस प्रत्याशी को चुना जाए और किस सीट पर किसका समीकरण क्या है, इन सारे चीज़ों पर भी जो चुनावी मंथन है वो जारी है और किस क्षेत्र में कौन से कैंडिडेट ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं, इस मुद्दे पर जो एक बैठक चुनाव समिति की होती है वो बैठक अभी भी दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में चल रही है। जेपी नड्डा यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो पार्टी न बड़े स्तर पर जो मंथन कर रही है वो इस मुद्दे पर मंथन कर रही है कि जो अभी तक का जो चुनाव प्रचार रहा, जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के नैरेटिव के सामने मजबूती से भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दिया, जिस तरीके से चाहे शीश महल के मुद्दे हो, चाहे जो मोहल्ला क्लिनिक के मुद्दे हो, शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल के मुद्दे हो या पोस्टर वार हो, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तरीके से पलटवार किया गया है या कह सकते हैं कि एक तरीके से रणनीति के तहत उसका जवाब दिया गया है। अब आगे की जो चुनावी जो 25-26 दिन जो बचे हैं, आगे के 25-26 दिन के लिए चुनाव की प्रक्रिया कैसी रहेगी, किस किस मुद्दों पर पार्टी आगे बढ़ेगी, किस किस मुद्दों पर जो विरोधी दलों को घेरने की कोशिश होगी, इन तमाम मुद्दों पर एक मंथन जो है अभी जेपी नड्डा के नेतृत्व में जारी है, क्योंकि जो आगे की जो रणनीति होगी, अभी तक की जो रणनीति थी धीरज, जिस तरह से आप कह रहे हैं अभी तक की जो रणनीति थी और अग्रेसिव रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी को जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है, लगातार हमले कर रही है, लेकिन एक तरह से उस मोर्चे को संभाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उन्होंने अपनी उस सभा से आपदा की एक संज्ञा दी आप सरकार को, उसके बाद अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे का एक नारा दिया। लेकिन क्या जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए कहती है कि चेहरा कौन, तो ये एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या दिखती है? क्या इस मंथन में 2 दिनों की इस बैठकों में उस चेहरे पे भी उन 41 उम्मीदवारों के साथ उस पर भी मंथन किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए स्थिति अभी यही है, क्योंकि ये जो सवाल आपने पूछा, ये सवाल यहाँ के कई पत्रकारों ने जो बीजेपी के जो सांसद हैं उनसे पूछा कि आप चेहरे की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली का जो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उस चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही है। तो उन्होंने साफ तौर पे जवाब दिया कि हमारे पास जो केंद्रीय नेतृत्व है और उसका जो प्रमुख चेहरा हमारे प्रधानमंत्री हैं और जिनके बैनर तले ये चुनाव हो रहा है, और जब जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव हुआ है, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात कर लें या बाकी जो विधानसभा चुनाव की ही बात कर लें, चाहे हरियाणा की ही बात कर लें या महाराष्ट्र की बात कर लें, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं उतारे या किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश नहीं किया, लेकिन पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली, भारी मतों से पार्टी को जीत मिला। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 56% मतदान वोट बैंक जो है वो लोकसभा चुनाव में मिला, यही वजह है कि एक बात पे जरूर मंथन हो रही है कि चेहरा कौन हो, लेकिन पार्टी इस बात को समझ रही है कि अगर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाए, अगर लोकसभा चुनाव का रेपुटेशन अगर विधानसभा के चुनाव में वोट बैंक में हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत सकती है। इसलिए आप जो चेहरे की बात करें, जी बिल्कुल धीरज, समय कम है, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि बात राजनीतिक माहौल में और वार प्रतिवार में परसेप्शन की होती है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और अरविंद केजरीवाल के 10 साल के शासन को मुद्दा बना रही है, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से चेहरे की मांग कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता है किस तरह से इस मसले का हल भी भारतीय जनता पार्टी देती है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज पूरी जानकारी के लिए। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में कल शाम अचानक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हैं। हादसे में हताहत लोगों का इलाज तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर रामनारायण रुइया सरकारी अस्पताल में हो रहा है। ये भगदड़ मंदिर के बैकुंठ द्वार दर्शन टिकट काउंटर के पास हुई। दरअसल बैकुंठ द्वार दर्शन 10 दिन के लिए खोले गए हैं, जिसके चलते टोकन के लिए हजारों की संख्या में लोग जुट रहे थे। बताया जा रहा है कि दर्शन के लिए टोकन की लाइन में करीब 4000 लोग लगे थे। तिरुपति मंदिर हादसे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्थिति का जायजा लिया। आज वो घायलों से मुलाकात करेंगे।
और उर्मिलेश भट्ट, तिरुपति मंदिर हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज इस समय अस्पताल में जारी है। उर्मिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उर्मिलेश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है? जी ऋतु, देखिए जहाँ पर कि ये जो इस समय हम वहाँ पर खड़े हैं, जो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये SBIM जो है मेडिकल कॉलेज है और इसी मेडिकल कॉलेज में तमाम जो वहाँ पर घायल जो लोग हुए हैं उनका उपचार यहाँ पर चल रहा है। सुबह से यहाँ पर जो है जो आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो यहाँ पर आए हैं, आंध्र प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्या कुमार वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने घायलों से भी बातचीत की है और उपचार के बारे में भी पूछा है। साथ ही यहाँ के जो कुलपति हैं इस जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ के जो कुलपति हैं उन कुलपति से भी हमने बात की है, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है जो इंजर्ड लोग हैं, जो माइल्ड इंजर्ड थे, उनकी जो है यहाँ पर से रिलीव कर दिया गया है, उनको छुट्टी दी गई है। लेकिन कुछ लोग जो है जो मेजर इंजर्ड जो लोग हैं उनको अभी यहाँ पर रखा गया है। उसके लिए खास टीमें गठित की गई है मेडिकल की, डॉक्टरों की, जो कि लगातार जो है यहाँ पर उनका उपचार कर रही है। साथ ही ये बात है ऋतु की, देखिए कल बुधवार को जब ये घटना घटी है तिरुपति जो मंदिर है वहाँ पर, तिरुमला मंदिर में, उस समय वहाँ पर का बताया जा रहा है कि 4000 के लगभग उस विंडो पे जो है भीड़ थी, जिसमें कि 6 लोगों की मौत हुई है और कई लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। और उन 6 लोगों में भी अगर बताया जा रहा है जिस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय प्रशासन है, उन्होंने बताया है कि इसमें भी अधिकांश जो है महिलाएं थी। तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि काफ़ी दुख की बात है कि 6 लोगों ने जो है इस जो यहाँ पर भीड़ थे उस भीड़ में उनकी जान गई है और अधिकांश लोग जो है यहाँ पर, कई लोग यहाँ पर जो है घायल है। साथ ही ये बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से अभी कुछ देर बाद जो है यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर आएंगे और घायलों से मुलाकात करेंगे। उसके अलावा जो यहाँ पर केंद्रीय यहाँ पर जो राज्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के राज्य मंत्री हैं स्वास्थ्य, वो उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर जो है जिन लोगों की जो है जान गई है, जिन लोगों की मौत हुई है, उनके लिए कुछ आर्थिक सहायता की भी बात की गई है। और साथ ही जो है दूसरी तरफ जो यहाँ पर घायल हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है, उनको भी कुछ आर्थिक सहायता देने की बात कही है। ऋतु जी, उर्मिलेश, बहुत संक्षेप में क्या मंदिर प्रशासन या मैनेजमेंट से जो एक चूक हुई भीड़ के नियंत्रण को लेकर, क्या उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी हुई है? जी देखिए जिस तरीके से यहाँ पे प्रशासन के लोग हैं और हमने उनसे ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर से जिस तरीके की ये घटना है ये काफ़ी बड़ी घटना है और इसके लिए जो है हम लोगों ने जांच जो है बैठाई है। खुद जो है मुख्यमंत्री ने जो है इसके निर्देश दिए हैं और अभी थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर कुछ समय बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे तो समीक्षा करेंगे। और साथ ही एक बड़ी बात यह भी है ऋतु की, आज जो है यहाँ पर जो विंडो थी, जो विंडो में जो भीड़ जो है जो भगदड़ हुई है टिकट को लेकर के, वो टिकट जो है 3 दिनों के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं। 10, 11 और 12 लगभग 1,20,000 के आसपास ये टिकट यहाँ पर दिए जाते हैं। 40,000 लोग जो है पर डे यहाँ पर दर्शन कर सकते थे। तो इस तरीके से 1,20,000 लोग जो है 3 दिनों में दर्शन करेंगे। 9 दिनों तक जो है यहाँ पर दर्शन की जो है बात कही गई थी प्रशासन के द्वारा हमसे। तो ये कहा जा रहा है कि आगे वाले जो दर्शन होंगे, क्योंकि 3 दिनों के टिकट तो दे दिए गए हैं, 1,20,000 टिकट के लगभग यहाँ पर जो है वितरित हो गए हैं, लेकिन आगे की टिकट यानी 12 तारीख तक के बाद के जो टिकट होंगे उन टिकटों के लिए जो है प्रशासन यहाँ पर समीक्षा व्यवस्था जो है बैठक करेगा और साथ ही ये तय करेगा कि आगे जो है इस प्रकार का हादसा न हो, इस प्रकार की कोई जो है अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए भी जो है चुस्त और दुरुस्त प्रशासन रहेगा। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिलेश पूरी जानकारी के लिए तिरुपति से। और आइए अब बात महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। इस दौरान वह सभी अखाड़ों के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और महाकुंभ की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री महाकुंभ से जुड़े कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद योगी वीआईपी घाट पर जल पुलिस के कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान होगा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का समापन होगा।
प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों से जारी हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस महाकुंभ का ये दुर्लभ संयोग 144 वर्षों के बाद आया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी अच्छी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं वो की हैं। महाकुंभ में आने वाले यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसका हर दृष्टि से ध्यान रखा गया है। प्रयागराज का महाकुंभ सुरक्षित भी है, स्वच्छ भी है, दिव्य भी है, भव्य भी है और दुर्लभ भी है। सभी पूज्य साधु संतों का, सभी कुंभ के यात्रियों का प्रयागराज की धरती पर हार्दिक स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, निर्देश में, योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने जितना अच्छा से अच्छा किया जा सकता है वो सब किया है। हर दृष्टि से ध्यान रखा गया है। आने जाने के मार्गों का चौड़ीकरण हुआ है, रेलों की संख्या, ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है। तो प्रयागराज का कुंभ सुरक्षित भी है, स्वच्छ भी है, दिव्य भी है, भव्य भी है और दुर्लभ भी है। 144 वर्षों के बाद तो इसमें जो भी आ रहे हैं प्रयागराज की धरती पर गंगा, यमुना, सरस्वती की पवित्र त्रिवेणी तट पर सभी का हार्दिक स्वागत है। और प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी रामेंद्र सिंह। रामेंद्र, भव्य दिव्य महाकुंभ का इंतजार हर दिन बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, लेकिन तैयारियों का निरीक्षण भी तेज होता जा रहा है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं। किन किन एक तरह से अंतिम तैयारियों के निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ सबसे पहले आएंगे तो वो जाएंगे जो अखाड़े हैं, उनके जो महंत हैं, संत हैं, जो पीठाधीश्वर हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। कुंभ की तैयारियों में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, उसके संदर्भ में बात करेंगे। उसके बाद एक डिजिटल कुंभ की तैयारी है कि जहाँ आदमी देख सकता है कि कुंभ कब से तैयार हुआ है, कैसे कैसे कुंभ आगे बढ़ा है, उसकी एक तैयारी, उसका इनाग्रेट करेंगे। सूचना भवन का जो मीडिया सेंटर है उसका उद्घाटन करेंगे और कई स्थलों का निरीक्षण करेंगे जहाँ निचली गंगा में नए घाट बनाए गए हैं। चूँकि ये माना जा रहा है कि संख्या ज़्यादा होगी तो उसको लेकर के कुछ नए घाटों का निर्माण किया गया, वहाँ की तैयारियों का जायजा लेंगे। कुछ और स्थानों पर भी जाएंगे जहाँ वो तैयारियों का जायजा लेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और अपने अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन ऋतु, आपको बता दें, यहाँ उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, श्रद्धा है, विश्वास है और संस्कृतियों का मिलन है। आप अगर कुंभ जो भी नहीं आएगा वो शायद कुंभ को महसूस नहीं कर पाएगा। कुंभ आना चाहिए लोगों को। प्रदेश सरकार पूरी तैयारियां कर रही है, चिकित्सा से लेकर के सुरक्षा तक की सारी तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। ऋतु जी, रामेंद्र, श्रद्धालुओं के लिए मौसम कोई बाधा होता नहीं है और कुंभ, अर्धकुंभ तक पहुंचना, दर्शन करना, स्नान करना और उस भक्ति में सराबोर होना, उसके लिए मौसम कोई आड़े नहीं आता है। लेकिन जिस तरह से महाकुंभ और इस बार महाकुंभ का एक तरह से हम कह सकते हैं प्रचार कहें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी निमंत्रण इंडियन डायस्पोरा को, हम जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस आज से शुरू हुआ और इससे पहले ही प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं प्रवासी भारतीयों से कि आएं और महाकुंभ भी देखें, साथ ही साथ तमाम और तीर्थ स्थान पर जाएं। ऐसे में यात्रियों की एक बड़ी तादाद होगी। मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह की तैयारियां की हैं, किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में जब लोग वहां पहुंचेंगे? पूरा महाकुंभ का जो निर्माण है वो प्रधानमंत्री के निर्देशन में हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें क्रियान्वित कर रही कार्यों को। तमाम फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, तमाम चीज़ों का निर्माण कराया है कि कुंभ बेहतर हो सके। और जिस तरह देखिए यहाँ जो लोग आएंगे, हालांकि मौसम का संकट जो यूरोप से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, वो ठंडे प्रदेशों से आएंगे, उनको इतना संकट नहीं है। लेकिन कोई श्रीलंका से आता है तो उसके लिए थोड़ी चुनौतियाँ हो सकती हैं। यहाँ इस तरीके की व्यवस्था की गई। मौसम आज कल से ही थोड़ी धूप खुली, आज भी धूप खुली है, मौसम साफ है। हालांकि कोहरा है, सुबह भी दिखा था और शाम को भी कोहरे के आसार हैं। लेकिन जो कल्पवासी आते हैं वो तो प्योर ठंडी में आते हैं। कल्पवास का समय ही प्योर ठंडी का होता है। तो ये मौसम कोई आने नहीं आता जो आप कह रही थी। जिनको श्रद्धा है, जिनको भक्ति है, जो माँ गंगा के करीब आना चाहते हैं, जो संगम तट पर आना चाहते हैं, जो प्रयागराज की धरती को छूना चाहते हैं, नमन करना चाहते हैं, उनके लिए मौसम कोई बाधा नहीं। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं
सुविधाएं इस तरह की गई हैं कि वो चाहें तो बेहतर इस जगह पर रुक सकते हैं। उसके लिए टेंट सिटी है, डोम सिटी है, तमाम होटल्स हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था राज्य सरकार उसको मॉनिटर भी कर रही है कि कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट ना हो, कि पता लगे किसी का फ्रॉड हो जाए तो जो वेबसाइटें गलत बनाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो इस तरीके से जो लोग आना चाहते हैं वो सकुशल कुंभ आएँ और सकुशल अपने घर जाए, इसकी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। रामेंद्र, महाकुंभ में स्नान को लेकर संगम के तकरीबन 12 किलोमीटर के क्षेत्रफल में नए घाटों का निर्माण किया गया है। इन्हीं के साथ ये भी माना जा रहा है कि नए नावों की ज़रूरत होगी। यानी ये महाकुंभ जहां एक तरफ आस्था का बड़ा पर्व है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी आबादी के लिए रोजगार का भी एक बड़ा मौका है। तो किस तरह से आप उस पूरी अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं? प्रयागराज और आसपास के जिलों से जुड़े अगर लोगों की आजीविका की बात करें तो ऋतु, जो कमरे 2000 में लोग नहीं लेते थे वो 10,000 में लोग उठा रहे हैं। ये रिमोट की बात कर रहे हैं। शहर के होटल जो 4000 में मिलते थे वो 8000, 9000 में मिल रहे हैं। तो ये व्यवस्था, जो लोग आ रहे हैं, टेंट ले रहे हैं, कंबल ले रहे हैं, खाने का सामान ले रहे हैं, मंजन ले रहे हैं, वो प्रयागराज में आकर ले रहे हैं। प्रयागराज से तमाम स्मृतियाँ संजो कर जाएंगे। कोई फ़ोटो लेना चाहता है, कोई प्रयागराज की जो कल्चर है उसको, उस तरह की तस्वीरें लेना चाहता है। तो व्यवसाय तो ज़बरदस्त है। आने वाले कुंभ के जो 2 महीने हैं वो प्रयागराज के लिए बहुत बेहतर है। जो चाय के ठेले लगाए हैं वो भी 1,00,000-2 लाख सुरक्षित करके ले जाएंगे। इस तरीके की स्थितियां हैं। तो व्यवसाय तो ज़बरदस्त है। उसका एडवांटेज स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, व्यवसायियों को भी मिलेगा, क्षेत्र को मिलेगा, स्थानीय जो लोग हैं उनको भी मिलेगा। ऋतु जी, रामेंद्र, आपने कहा कि मुख्यमंत्री डिजिटल महाकुंभ जो एक तरह से प्रदर्शनी तैयार की जा रही है जिसमें कि श्रद्धालु और यात्री जो आएंगे, जो प्रयागराज पहुंचेंगे, वो ये देख सकते हैं कि महाकुंभ का एक तरह से उसका वैज्ञानिक पहलू, कब से शुरुआत हुआ, भारत में आध्यात्मिक ताकत क्या है, भारत की संस्कृति का क्या महत्व है। तो इस डिजिटल महाकुंभ में और क्या क्या विशेष रहेगा यात्रियों के लिए, अगर उनकी उत्सुकताओं को आप पूरा करें? देखिए, डिजिटल महाकुंभ में जब आप बैठेंगे तो आपको कुंभ कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, किस तरीके से कुंभ आगे बढ़ा, पहले कैसे कुंभ की स्थितियाँ होती थी, अब कुंभ कितना हो गया है, कितनी भीड़ आती थी, किस तरह साधु संत अखाड़े पहले आते थे, किस तरह अब, तो वो देख पाएगा कि कुंभ में हमारी परंपरा, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति और हमारी संस्कृति किस तरह मिलती है। कुंभ में पूरा जो सनातन संस्कृति है वो एक साथ होती है। दुनिया को हम संदेश देते हैं मानवता का, तो वो सारी चीज़ों को देख सकेगा, वहाँ महसूस कर सकेगा कि कुंभ क्या है, कुंभ हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, सनातन संस्कृति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये वो देख सकता है। हमारी तो बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र पूरी जानकारी के लिए। महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, सबको इंतजार है 13 जनवरी का। बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र। 13 जनवरी से दिल्ली में शुरू होने वाले खो खो विश्व कप के लिए आज टीम का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से पुरुष और महिला खो खो टीम की घोषणा की जाएगी। 13 जनवरी से दिल्ली में शुरू होने वाले खो खो विश्व कप के मैचों का शेड्यूल पहले ही जारी हो चुका है। विश्व कप का आगाज भारत और नेपाल के मैच के साथ होगा। खो खो विश्व कप 2025 का उद्घाटन समारोह 13 जनवरी को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। विश्व कप के ग्रुप चरण के मुकाबले 16 जनवरी को समाप्त होंगे। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 19 जनवरी को खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 6 महाद्वीपों के 24 देशों की 21 पुरुष और 20 महिला टीमें हिस्सा लेंगी। लंबी कूद की महान खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसमें 6 महिलाएं हैं। 2003 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अंजू बॉबी जॉर्ज AFI में वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। वहीं जेवलिन थ्रोअर स्टार नीरज चोपड़ा सबसे प्रमुख पुरुष सदस्य में शामिल हैं। इसके अलावा नए पैनल में अन्य महिलाओं में धावक ज्योतिर्मयी सिकदर, डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पुनिया, बाधा दौड़ खिलाड़ी MD वलसम्मा, स्टिपल चेजर सुधा सिंह और धावक सुनीता रानी भी हैं। ये सभी महिलाएं सेवानिवृत्त हैं। पिछले आयोग में 4 महिलाएं थीं। तमिलनाडु की होनहार 15 वर्षीय हंसनी M अंतर्राज्यीय जूनियर और युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 19 वर्ग में सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी। हंसनी ने फाइनल में हरियाणा की सुहाना सैनी को 4-2 से हराया।
स्पेनिश सुपर कप 2024-25 के सेमीफाइनल मैच में FC बार्सिलोना ने एथलेटिक क्लब को 2-0 से हरा दिया है। बार्सिलोना के गेवी ने एलेजांद्रो बाल्डे की सहायता से पहला गोल कर जीत पक्की की। इसके बाद लेमिन यामाल ने शानदार गोल कर बार्सिलोना को जीत दिलाई। एथलेटिक क्लब के खिलाफ सेमीफाइनल में जीत के बाद बार्सिलोना प्रतियोगिता में अपने 27वें फाइनल में पहुंच गया है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि 38 वर्षीय गुप्टिल दुनिया भर की T20 लीग में खेलना जारी रखेंगे। मार्टिन गुप्टिल ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की पुष्टि भी कर दी है। उन्होंने आखिरी बार अक्टूबर 2022 में न्यूजीलैंड के लिए खेला था। गुप्टिल वर्तमान में इस सत्र के सुपर स्मैश में ऑकलैंड एसेस का नेतृत्व कर रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।